अच्छा, बेनिफिट्स हमने पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़े थे, और लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है ना, कि बिल्ट इन फंक्शंस या जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं सी में हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं, वो कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे हम उनको इन्वोक करते हैं। उनके लिए हमें कोड नहीं लिखना पड़ता, जस्ट नाम लिखते हैं और उनकी हेडर फाइल मेंशन करते हैं जिसमें वो पड़े होते हैं। और उस पर फिर हमने एक एग्जांपल भी कर ली थी, जो SQRT स्क्वायर रूट का फंक्शन हमने किया था। हो गया जी। उसके बाद इसके ये आउटपुट की फाइल थी। अच्छा, फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में मैंने कल बताया था, जिस इंट्रोडक्शन दी थी, आज रिपीट कर देता हूँ कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। सी प्लस प्लस अलाउज प्रोग्रामर टू राइट देयर ओन फंक्शन। समटाइम ऐसा होता है कि फर्ज करो, जिस तरह से मैंने कल भी कहा था कि हमारे पास स्क्वायर रूट का तो फंक्शन मौजूद है, लेकिन लेट्स सपोज क्यूब रूट का फंक्शन नहीं है हमारे पास, लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, लेकिन हमें क्यूब रूट फाइंड करना पड़ता है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए फिर हम अपना फंक्शन खुद से लिख सकते हैं, यानी हम पूरा वो कोड लिखेंगे जिस कोड के जरिए किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड हो सकता है। वो कोड लिखने के बाद हम उसका भी इस तरह से कोई नाम लगा देंगे, जिस तरह क्यूब रूट है तो हम CBRT लगा देंगे, जिस तरह उसका हमने स्क्वायर रूट का SQRT लगाया, हम लेट सपोज उसको नाम दे देंगे CBRT। तो अब हम CBRT को उसी तरीके से, जिस तरह हमने SQRT को कॉल किया था, सेम उसी तरीके से हम CBRT को कॉल करके CBRT को भी इन्वॉक कर सकते हैं, यानी क्यूब रूट के फंक्शन को भी इन्वॉक कर सकते हैं। या हम अगर एक फंक्शन लिखते हैं कि जी कोई भी नंबर आए और उसका टेबल हमें फाइंड करके दें, तो हम टेबल के लिए जो कोड लिखते हैं वो हम किसी फंक्शन के बॉडी के अंदर डाल दें, तो हमारे पास जो है वो टेबल का फंक्शन बन जाएगा। फिर हम जब भी वो टेबल का फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें जो नंबर पास करेंगे वो उसका नंबर, उसका जो टेबल है हमें रिजल्ट में डिस्प्ले कर देगा। तो दीज फंक्शंस आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर्स। ये प्रोग्रामर्स अपनी मर्जी से खुद डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इफ एनी फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन एज बिल्ट इन फंक्शन, अगर कोई फंक्शन बिल्ट इन मौजूद नहीं होता, यानी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में नहीं होता, तो यूजर कैन डिफाइन देयर ओन फंक्शन। यूजर अपने लिए फंक्शन डिफाइन कर सकता है एंड यूज देम इन द सेम वे एज द बिल्ट इन फंक्शन। अब ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आपको शो किया हुआ है कि कोई भी बिल्ट इन फंक्शन कैसे यूज होता है। यस सर। अब इधर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो कि सबसे नेसेसरी हमारे पास लाइब्रेरी फाइल है, ठीक है। उसके बाद दिया यस सर। नेम स्पेस STD, तो ये भी आपको पता है कि एक नेसेसरी सी चीज है, तो ये तो हर प्रोग्राम में होता है, इसलिए ये डिफरेंट नहीं। उसके बाद अगर इस पोर्शन को फिलहाल छोड़ दो, नीचे वाले को देखो तो इंट मेन। मेन भी हमारे पास हर जगह पे होता है, हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन लाजमी होता है। उसकी फिर ये बॉडी ओपन हो रही है, फिर स्टेटमेंट्स चल रही हैं और ये बॉडी क्लोज हो रही है। जस्ट फर्क क्या है, ये जो बोल्ड हुआ है फंक्शन नेम यहाँ पे, और एक इधर लिखा हुआ वाइड फंक्शन नेम, ठीक है जी। ये दो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, जो पहले आपने नहीं देखी, ये कोड में आ रही है। अब ये फंक्शन जो है हम डिफाइन कर रहे हैं, तो जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो हम पहले फंक्शन का नेम लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ओपन और कर्ली क्लोज लगाएंगे। कर्ली ओपन और कर्ली क्लोज के दरमियान में हमारे किसी भी डिफाइंड फंक्शन की बॉडी होती है, ठीक है। या इस वाले काम को कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये डिफाइन कर रहे हैं हम फंक्शन। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि जहां पे फंक्शन डिफाइन होगा। और ये जो बोल्ड है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है। ये फंक्शन कॉलिंग है, यानी ये हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। जब हमने ये उसका कोड लिख दिया और उसके बाद हम हजार मतलब अभी चाहें तो मेन के अंदर हम इसको बार बार कॉल करके इन्वोक कर सकते हैं, जिस तरह से हमने यानी सर हम पहले इंट मेन लिखते थे, अभी हम इससे पहले वर्ड फंक्शन हाँ, इस्तेमाल वर्ड करेंगे। जरूरी नहीं है। मेन जो है ना, याद रखो कि मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। जिस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम मेन बताया था, तब भी मैंने ये आपको कहा था कि मेन फंक्शन की ये खासियत है कि ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, चाहे ये फंक्शन आप सबसे एंड में लिखो, चाहे ये सबसे ऊपर लिखो। मेन को जरूरी नहीं है कि वो पहले लिखते हो या बाद में लिखते हो। हाँ, जितने भी आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनका डिफाइन करना जरूरी है और उनका लिखना जरूरी है।
मैंने मेन से ऊपर क्यों लिखा है ये अब आपको जाके पता चलेगा जब हम इसके बाद वाले लेक्चर में पहुंचेंगे ना, और मैं आपको फंक्शन सिग्नेचर का बताऊंगा। तो उसमें हम कहते हैं कि अगर आप मेन के बाद लिखते हो ना अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो फिर मेन से पहले उसका नाम मेंशन करना पड़ता है, ताकि मेन फंक्शन को पता हो कि इससे इसके अंदर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन पहले से मौजूद है, ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि मेन ने तो पहले ही रीड होना है। जब भी होगा कंट्रोल आप पर डायरेक्ट सबसे पहले मेन पे ही आएगा, इस पे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसको डिफाइन हमने उससे पहले इसलिए कर दी ताकि मेन को पता हो कि जी इससे पहले कोई एक फंक्शन पड़ा हुआ है, जब भी उसका नाम आएगा तो वो डायरेक्ट कंट्रोल को उस फंक्शन के कोड पर ले जाएगा। ठीक हो रहा है? ठीक है आदि? यस सर, ठीक है। अब यहाँ से स्लाइड शुरू हो रही है, ये देख लो, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है जी, ये फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल में एक बुनियादी फर्क ये भी है कि यहाँ पे सिमाय कॉलन नहीं लगा हुआ, और फंक्शन कॉल के अंदर सिमाय कॉलन लगा हुआ है। ठीक है। यस सर। व्हेन अ प्रोग्रामर बिगिंस रनिंग, जैसे ही प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम शुरू करता है या रन करना शुरू करता है, द सिस्टम कॉल्स द मेन फंक्शन। सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है? मेन फंक्शन कॉल होता है। दैट इज द सिस्टम स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग कोड फ्रॉम द मेन फंक्शन। ठीक है, सिस्टम हमेशा कोड स्टार्ट करता है यहां से। ठीक हो गया? When a function is called inside the main function by its name, लेकिन जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर आपके डिफाइंड फंक्शन का नाम आता है, यानी वो कॉल होता है या इन्वोक होता है, जैसे उसको कॉल किया जाता है, when the function is called inside the main by its name, यानी फंक्शन कॉल होती है, तो क्या होता है? इट मूव बैक वॉइड फंक्शन नेम। तो ये डायरेक्ट जो एग्जीक्यूशन है वो उठा के इधर ट्रांसफर कर देता है, वॉइड फंक्शन के पास जाता है। हाँ, इधर से देखो ये ट्रांसफर हो रहा है, कॉल ट्रांसफर होती है और इधर चली जाती है। अब कंट्रोल आपका यहाँ आ जाता है। एंड ऑल द कोड इनसाइड द मेन इनसाइड द फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड, और इसके दरमियान में जितना भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फंक्शन, अगर ये फंक्शन कंप्लीट होता है, द कंट्रोल मूव्स बैक टू द मेन फंक्शन। जैसे ये कंप्लीट होगा तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? कंट्रोल इस वाली लाइन से डायरेक्ट आ जाएगा इस नेम के बाद वाली लाइन पर। ठीक है जी? where the code after the function to the call to the function call after the call to the function name is executed। ठीक है, जैसे ही ये खत्म हुई थी, जिस लाइन से इसकी कोडिंग स्टार्ट हुई थी, उसके एंड पे आके नेक्स्ट लाइन पे आपका जो है वो कोड ट्रांसफर हो जाता है, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। ठीक हो गया जी? ये सिंपल से इसका काम होता है फंक्शन का। यूं समझ लो आम अल्फाज में कि जैसे ये फंक्शन नेम कॉल होता है, तो असल में होता क्या है कि ये जो इसका कोड है, इसकी जो बॉडी है, ये वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो इसके नाम की जगह पे आ जाती हैं और वो एग्जीक्यूट होती हैं, और उसके बाद फिर नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है। ठीक है जी? सादे सादे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि ये वाला जो कोड है, ये जिधर नाम लिखा होगा उस जगह पे आके कॉपी हो जाएगा और वहां पे रन होगा। अच्छा जी, अब हम इसमें जो है ना दो तीन चीजें होती हैं, जिस तरह से हमने फंक्शन की डेफिनेशन कही थी कि डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन कॉल क्या होती है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है जी? डिफाइनिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है? अब फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। ये याद रखो कि फंक्शन को यूज करने से पहले उसका डिफाइन करना लाजमी है। जिस तरह से हमने यहाँ पे यूज बाद में किया था, डिफाइन पहले किया था। लेकिन आप अगर पहले किया था, हाँ, लेकिन अगर फर्ज करो कि आप पहले यूज कर रहे हो, तब भी डेफिनेशन हमने उसकी दी होती है, प्रोग्राम रन करने से पहले ही डिफाइन होता है, लेकिन उससे पहले हम उसका नाम एक जगह पे मेंशन कर देते हैं, ताकि मेन को पता हो कि इसकी डेफिनेशन जो है वो मेरे से नीचे बॉडी में, किसी बॉडी में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है? अब इसका सिंटेक्स क्या होता है डेफिनेशन का? डेफिनेशन का सिंटेक्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेन का होता है। मेन के सिंटेक्स में क्या था हमारे पास? ये देखो, इंट मेन और उसके बाद फिर ये आपके पास ब्रैकेट्स थे।
इंट क्या होती थी, रिटर्न टाइप होती थी। मेन आपके पास फंक्शन का नाम था और अंदर हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं, जिसमें हमने एसक्यूआरटी फंक्शन को वो नंबर पास किया था। तो सेम इसी तरह से रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, ठीक है, इसको हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। रिटर्न टाइप का क्या मतलब है? रिटर्न टाइप का क्या मतलब है, ये रिटर्न, हाँ ये सर मैं बता रहा हूँ। आप लोग सवाल अक्सर करते थे जब इंट पे होते थे ना, इंट मेन पे, कि ये इंट क्यों लिखा है बुक में, तो वाइड लिखा हुआ है मेन के साथ, ठीक है ना। ये सर वो बाद में आपको कहता था कि ये आपको जाके फंक्शंस के चैप्टर में क्लियर होगी। तो अब जो है ना, ये बात आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट एग्जांपल में भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैं आपको पहले जरा समझा दूं, ओवरव्यू दे देता हूं। देखो यहां पे हमने कहा था वॉइड फंक्शन नेम, वॉइड फंक्शन नेम कहा था, यानी इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं थी। वॉइड का मतलब होता है कि खाली है। अब फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं थी, यानी इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी थी। रिटर्न वैल्यू टाइप अगर हम लगाते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन किसी इंटीजर वैल्यू को या फ्लोटिंग पॉइंट को या कैरेक्टर को, जो भी रिटर्न टाइप आपने यहाँ पे लगाई हो, वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, जो भी आप रिटर्न टाइप लगाओगे ये उस तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कॉल किया है मेन ने। और मेन को इस फंक्शन से मकसद नहीं है, बल्कि इसके रिजल्ट से मतलब है, क्योंकि मेन ने तो इसका रिजल्ट यहाँ पे यूज करना है ना। तो अगर ये कोई रिजल्ट रिटर्न कर रहा है तो ये उसकी रिटर्न टाइप मेंशन करनी जरूरी होगी, ताकि हमें पता हो, मेन को पता हो कि जी ये बाय द एंड ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा, या मुझे एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करके देगा, या मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। यस सर। अभी बाकी जो है ना, इसकी एग्जांपल भी करते हैं, मजीद भी क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, रिटर्न टाइप आपको नजर आ जाएगी क्या रिटर्न है, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है जी पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखो सिंपल सी बात है कि आप करते हो एक प्रोग्राम रन करते हो, सॉरी प्रोग्राम नहीं, मैं मैथ्स में आ जाता हूँ जरा। मैथ्स का फॉर्मूला है, लेट्स सपोज उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ऐसे ही है। यस सर। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में अगर आपके पास a b और c की वैल्यूज ना हो, तो क्या आप इस फार्मूले से कोई आंसर निकाल सकते हो? नहीं, नहीं निकाल सकते। यानी a b और c ये तीनों चीजें उस फार्मूले को नहीं निकाल सकते। फाइंड करने के लिए जरूरी है। सेम उसी तरह से वो उसके पैरामीटर्स होते हैं ना, वो ए बी सी जो है वो उसके पैरामीटर्स है, तो यानी उनके बगैर वो फार्मूला इनकम्प्लीट है। अगर आपके पास ए बी सी की वैल्यूज ही नहीं है तो वो फार्मूला आपके किसी काम का नहीं। सेम उसी तरीके से ये फंक्शन भी आपके पास तक किसी काम का नहीं होता जब तक उसके पैरामीटर्स आप वैल्यूज पास नहीं करते। यानी फंक्शन जब भी रन होगा तो वो अपने पैरामीटर्स के साथ रन होगा। अगर उस फंक्शन का कोई पैरामीटर है तो वो पैरामीटर देना लाजमी होगा, यानी उसको जब भी हम कॉल करेंगे तो उसके पैरामीटर्स देंगे। यानी फर्ज करो अगर मैं इधर एक फंक्शन बनाता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी मैं जस्ट उसको ए बी और सी की वैल्यूज पास करूं, वो मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला रन करने के बाद जो उसका आंसर होता है, एक्स की वैल्यू होती है, वो रिटर्न कर दे। तो अब ये सिंपल हो गया कि एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो उसकी रिटर्न होंगी, और वो जाहिर है इंटीजर वैल्यूज या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो सकती है, तो उसकी रिटर्न टाइम में फ्लोट लिख दूंगा। नाम उसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा, और पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, ए बी उसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है। और ये आपके जो है इसकी बॉडी ओपन होती है, कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद फंक्शन बॉडी, और फिर कर्ली क्लोज ब्रेस आपके आ जाते हैं, ठीक है। यस सर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद भी दे दूं कि रिटर्न टाइप क्या होती है। रिटर्न टाइप सजेस्ट व्हाट द फंक्शन विल रिटर्न। ये जो है ना एक्सप्लेनेशन जो लिखी, ये आप लोगों के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो उसमें आप लिख सकते हो, मतलब एज इट इज आपने ये 4 हेडिंग्स लिखनी है। अगर आपको कोई कहता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है वो उस पर नोट लिखें विद एग्जांपल, तो आपने सबसे पहले जो है ना वो ये बनाना है सिंटेक्स, और उसके बाद फिर उसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन इधर
Return type suggests what the function will return. It can be int, character, some pointer भी हो सकता है, और even a class. इसके लिए class object की return type हो सकती है. There can be functions which does not return anything. They are mentioned with void. कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, उनके लिए हम void लगाते हैं. तो उनके लिए हम void. अच्छा, फंक्शन नेम क्या है कि आप हादी, अगर आपके पास हेडफोन्स है तो वो यूज करो. अगर आपके पास कोई ना, मेरी ही आवाज इसमें फिर टर्न होके आ रही है. मेरी ही आवाज इसमें फिर टर्न होके आ रही है. अवेलेबल है. इसमें सर पता नहीं कोई और इशू आ रहा है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही. बिल्कुल ही स्क्रीन नजर नहीं आ रही. सर मैं सेट इंटरनेट करता का हूँ. इशू हो. अब ठीक है सर. अच्छा, इससे पहले कहाँ से स्क्रीन नजर नहीं आ रही? ये तो कंप्लीट हो गया था ना. ये सर ये हो गया. अच्छा, यहाँ आप बता रहे थे अगला जो है. हाँ, ये रिटर्न टाइप का मैं बता रहा था कि ये डेफिनेशंस वगैरह हैं जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी. बात तो वही है, लेकिन ये आप जो है ना नोट्स में भी लिख सकते हो. ठीक है, एज इट इज भी लिख लो, Yes. कंप्लीट क्वेश्चन आपका है. ठीक है, कि रिटर्न टाइप विल सजेस्ट द व्हाट द फंक्शन रिटर्न, के फंक्शन क्या रिटर्न करेगा. ये इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई पॉइंटर भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है. और इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करते, which does not return anything. They are mentioned with void. इनकी टाइप क्या होती है? void. फंक्शन नेम क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ द फंक्शन. यूजिंग द फंक्शन नेम इज कॉल्ड. फंक्शन का नाम लेकर हम उसको कॉल करते हैं. जिस तरह से यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम मेंशन करके फंक्शन कॉल किया. ठीक है. पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स आर वेरिएबल टू होल्ड वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट्स पास्ट. यानी ये वो वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी, जिस तरह से मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मिसाल दी थी कि ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि वो वैल्यूज होल्ड करते हैं जो कि आर्गुमेंट्स पास किए जाएं किसी फंक्शन को रन करने के लिए. क्योंकि ए बी सी तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में वेरिएबल्स हैं और वो ए बी सी पैरामीटर्स होते हैं. लेकिन जब हम फार्मूला सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो हम ए बी सी के जरिए नहीं सॉल्व करते, बल्कि ए बी और सी की वैल्यूज के जरिए सॉल्व करते हैं. तो जब हम उनको वैल्यूज पास करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आर्गुमेंट्स बन जाते हैं. जब वो एज अ वेरिएबल होते हैं, यहाँ भी वो वैल्यूज आएंगी तो वो पैरामीटर्स कहलाते हैं. जब उनको पास कर दिया जाता है तो वो आर्गुमेंट्स बन जाते हैं. समझ आ रही है बात? यस सर. आम अल्फाज में कहूँ तो यहाँ पे इनको हम पैरामीटर कह रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं फंक्शन कॉल के अंदर लिखता तो मैं आर्गुमेंट्स लिखता. ठीक हो गया? सही. और पैरामीटर्स में ए बी सी लिखता, जबकि फंक्शन कॉल में लिखता तो मैं उनकी वैल्यूज 1 2 3 की फॉर्म में. अब फंक्शन में नॉट कंटेन पैरामीटर्स. कुछ फंक्शन जो है वो पैरामीटर्स कंटेन नहीं भी करते. अच्छा, अब अगेन ना आवाज रिपीट होना शुरू हो गई है. आप जरा चेक कर लो कोई इशू तो नहीं है. अब ठीक है. अब ठीक है सर. हाँ, असल में ना वो अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो कोई इशू नहीं है. वो जस्ट आपकी आवाज रिपीट होकर इधर आ रही है तो ये रिकॉर्डिंग में भी जो है ना फिर वो इशू करेगा. इसलिए मैं कह रहा था. अच्छा, अब फंक्शन में और मे नॉट कंटेन पैरामीटर लिस्ट. ठीक है, कुछ फंक्शंस जो होते हैं उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट मौजूद नहीं होती. यानी कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपको नहीं जरूरत पड़ती. यानी वो तो फॉर्मूलों की हम बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, लेकिन हर बार तो हमने मैथ्स नहीं कर रही होती. समटाइम हम जनरल काम भी कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें पैरामीटर्स चाहिए ही. फंक्शन बॉडी क्या है? फंक्शन बॉडी है कि फंक्शन बॉडी इज द पार्ट वेयर द कोड स्टेटमेंट्स ऑफ द फंक्शन आर रिटन. ठीक है जी. अब आपके पास आ जाती है इसकी एक एग्जांपल, a program that contains a function named sum with no return type having parameters x and y with integers data type. अब मैं आपको ये बता देता हूं
एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ जिसमें हमारे पास जो है वो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आ जाएगी। स्क्रीन आ गई सामने? व्हाइट कलर की? हाँ जी, ये सर वो आ गई है। इधर से मैं ओपन कर लेता हूँ। प्रोग्राम आ गया सामने? ये सर आ गया। अब इस प्रोग्राम को अगर आप देखो तो लिखा हुआ है कि प्रोग्राम दैट कंटेन्स अ फंक्शन नेम्ड सम। ठीक है, इसमें एक फंक्शन होगा जिसका नाम सम होगा विद नो रिटर्न टाइप, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होगी। एंड हैविंग पैरामीटर्स, इसके पैरामीटर्स होंगे x एंड y, यानी वेरिएबल्स जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वो x और y हो रहे हैं, जिनको हमने वैल्यूज पास करनी होगी विद इंटीजर डेटा टाइप। और उनकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि हर वेरिएबल की कोई ना कोई डेटा टाइप होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो कि नेसेसरी था, हम लोग पहले भी लिखते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये भी हम पहले से लिखते हैं, नेसेसरी है। बात शुरू हो जाती है यहाँ से कि ये हमारे पास है फंक्शन डेफिनेशन। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है आपको नजर आ रहा होगा, इसको फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। क्लियर है? ये सर क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ इसकी डेफिनेशन क्या है कि वॉइड, वॉइड का मतलब है कि इसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। नाम फंक्शन का है सम, और उसके अंदर दो आपके पास पैरामीटर्स हैं, एक है इंटीजर में x और एक है इंटीजर y। यस सर। और फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है यहाँ से, और वो कर क्या रहा है कि इंटीजर z, वो एक z इंटीजर के नाम से वेरिएबल ले रहा है। उसके बाद वो कहता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी इन दो जो उसको हम पैरामीटर्स में से पैरामीटर्स हैं उसके, उनमें जो भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे उनको वापस से प्लस करेगा और प्लस करके z के अंदर डाल देगा। ठीक हो गया। और उसके बाद वो सी आउट भी कर देगा, यानी जो z की वैल्यू है उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा और एक लाइन का स्पेस दे देगा एंड लाइन से, और बॉडी एंड। ठीक है जी? और बॉडी एंड। ठीक है जी? ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन प्रोग्राम पे आ जाओ। अब होता क्या है कि जब भी आप फंक्शन करोगे, इस्तेमाल करोगे, एग्जीक्यूशन यहाँ स्टार्ट होगी, मेन पे आएगा, मेन पे आने के बाद उसने लिखा स्टार्ट होगी a is equal to 10, b is equal to 20, a is equal to 10, b is equal to 20। a की वैल्यू उसने 10 ले ली, b की वैल्यू 20 ले ली, दो वेरिएबल्स में उसने वैल्यूज डाल दी, और उसके बाद उसने एक फंक्शन कॉल किया है सम a b। यहाँ पे देखो सम a। अब a की जगह पे a तो नहीं होगा ना, a की जगह पे होगा 10, b की जगह पे होगा 20, और वो मैच हो जाएगी इंटीजर x और इंटीजर y से, यानी जो a की वैल्यू है वो इंटीजर x में चली जाएगी, जो b की वैल्यू है वो इंटीजर y में चली जाएगी। यस सर। और सम जो है कंट्रोल इधर ट्रांसफर होगा, इंटीजर x की जगह पे आ जाएगा a की वैल्यू, इंटीजर y की जगह पे आ जाएगी b की वैल्यू, यानी 10 और 20 के साथ ये कॉल हो जाएगा। 10 और 20 को ऐड करके वो किस में डाल देगा? z में डाल देगा, z में आ जाएगा 30, और वो z को सी आउट कर देगा, यानी 30 आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और एक लाइन का स्पेस भी आ जाएगा। तो यहाँ सर 34 और 16 क्या लिखा हुआ है? मैं बताता हूँ ना, फंक्शन का यही तो हमें बेनिफिट है, एक बार हम लिखते हैं, यूज हम 1000 बार कर सकते हैं। ये एक बार खत्म होगा, उसके बाद अगली लाइन में आएगा, जैसे अगली लाइन में आएगा, अगली लाइन में दोबारा उस फंक्शन को कॉल किया गया है, लेकिन इस बार हमने कॉल किया है वैल्यूज के साथ। पिछली बार हमने वेरिएबल्स के साथ कॉल किया था और वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज दी थी। इस बार हमने डायरेक्ट फंक्शन को वैल्यूज के साथ कॉल किया, कांस्टेंट्स को वैल्यूज के साथ। हाँ सही हो गया। तो इस बार दोबारा कॉल होगा, लेकिन इस बार इंटीजर x में जाएगा 34, इंटीजर y में जाएगा 16, और इस बार वो z में 34 और 16 को ऐड करके जो 50 आंसर आता है वो लिख देगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर देगा। यस सर।
समझ आ रही है बात? अब मैं इसको रन करता हूँ ना और स्क्रीन आपके जी साथ शेयर करता हूँ। जी, स्क्रीन आपके सामने होगी कि आप यस सर। कि हमने जब रन किया इसको तो हमारे पास पहला आंसर 30 आया, दूसरा 50 आया। 30 जब आया था वो 10 और 20 के साथ कॉल हुआ था, दूसरी बार 34 और 16 के साथ कॉल हुआ तो आंसर 50 आ गया। ठीक है, ठीक है। वापस आ गया मैं प्रोग्राम पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली अब मैं मजीद जो है ना इसको अगर क्लियर करना चाहूँ तो आप यूं कंसीडर कर सकते हो कि ये जो फंक्शन की बॉडी है ये बात है, ये यहाँ से हट जाती है और जैसे यहाँ फंक्शन कॉल होता है यहाँ फंक्शन नहीं कॉल होता, बल्कि मैं इसको फिलहाल जो है ना जरा कमेंट कर देता हूँ। यानी एग्जीक्यूट हो जाता। हाँ, यहाँ पे उसकी लाइंस कॉपी हो जाती है। आम अल्फाज में आप सही ये है। बोल सकते हो कि इसकी लाइंस यहाँ कॉपी हो गई, यानी वो जो ए और बी की वैल्यू आपने दी हुई थी उसके बाद वो z इंटीजर ले लिया और उस z के अंदर यहाँ x और y की जगह पे a और b लिखा होता है और उसके बाद वो z को डिस्प्ले कर देता है। और जैसे यहाँ पे कॉल होता है तो यहाँ पे भी कॉल नहीं होता बल्कि वो उसकी जगह पे यही लाइंस दोबारा कॉपी हो जाती हैं। इस बार वो क्या करता है कि इस बार वो इधर x और y की जगह पे 34 और 16 की वैल्यूज लेके और उनको दोबारा से कैलकुलेट कर लेता है। इसी तरह आप 1000 मरतबा भी इसको यूज करना चाहो तो 1000 मरतबा भी इसको यूज कर सकते हैं। सही। जैसे कि मैं इसके अंदर एक ओवर फंक्शन कॉल दे देता हूँ, या हम ऐसा करते हैं कि हम इस बार ना सी आउट से यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि हम यूजर से लेने वाला फंक्शन बना दें। हम कहते हैं कि सी आउट, वैसे भी 5 मिनट रह गए हैं तो यही जो है क्लियर कर लेते हैं, मजीद इंटर आ नंबर, बल्कि इंटर टू नंबर। ठीक है, और सी इन करते हैं। चलो हम इधर इसको सी और डी भी दे देते हैं ताकि हमें मसला ना हो, और इधर सी डी कर देते हैं और नंबर्स की जगह पे भी इंटीजर्स कर देते हैं ताकि मजीद मीनिंगफुल हो। ठीक हो गया, सी और डी की वैल्यूज भी हमने इंटर करवा दी और उसके बाद हम कहते हैं कि कॉल कर दो, सम को कॉल कर दो विथ वेरिएबल सी एंड बी। अच्छा, अब ये याद रखो कि ये आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, ए बी भी आर्गुमेंट है, 34 16 भी आर्गुमेंट है, सी और डी भी आर्गुमेंट्स हैं, जबकि इंटीजर एक्स इंटीजर वाई ये क्या है, पैरामीटर्स है। ठीक हो गया। यस सर। अब मैं इसको रन करता हूँ और स्क्रीन आपके साथ, बल्कि स्क्रीन तो आपके मेरे ख्याल से सामने ही है। जी सर। कोशिश करते हैं। हाँ, अब मैं आपको स्क्रीन वो वाली शेयर कर दूं जो यहाँ में नजर आ रहा है अब आपको स्क्रीन पे। पहला रन हुआ यस सर आ रहा 30 आ गया, दूसरी बार 50 आ गया। वो कह रहे हैं इंटर टू इंटीजर्स, मैं इंटीजर ऐड करता हूँ यहाँ पे 31 और एक मिनट यार मैं दोबारा से देख लूँ, तो स्क्रीन पे रिटर्न आते हैं। है। सर स्क्रीन खत्म हो गई है वो। वो इंटर हुआ था ना, वो ऑटोमेटिकली चली जाती है स्क्रीन। उसको गेट स्केच में लिख देता हूँ ताकि इतनी जल्दी जाए। असल में प्रोग्राम रन हो गया था अनएक्सपेक्टेड।
सही। और HCH के लिए हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। जस्ट यही काम होता है कि स्क्रीन को जरा थोड़ी देर के लिए एक एक्स्ट्रा क्लिक काम करेंगे ना इसको रन करने के लिए। Enter two integers। ये सी और डी ऐसे ही ऐड होते हैं कि कैसे होते हैं, याद है इसका कि मल्टीपल हम कैसे इंटर करते थे वेरिएबल्स? क्या सर? ये जो हमने किसमें? लिखा है ये ठीक लिखा है? ठीक लिखा है सर, इसी तरह ही होता था। यस सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। असल में ना पिछली बार रन किया है तो वो कोई इश्यू आया, मुझे भी समझ नहीं आई कि जल्दी से हो गया था। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 34, स्पेस देता हूँ, दूसरा नंबर लिखता हूँ 76। 16। अच्छा, तो रिजल्ट तो मेरे पास आ रहा है 34। सर रिजल्ट क्यों नहीं आया? एक मिनट मैं वापस आता हूँ। वजह क्या हुई है? सी और डी की वैल्यू दी, सम को कॉल किया। यार आई गेस मेरे ख्याल से ना कोई वैल्यू हमसे ले नहीं पा रहे। एक अब दोबारा से इसको रन करते हैं। अच्छा, इसको ना जरा सिंगल सिंगल करके देते हैं वैल्यूज, बाद में फिर उसके बाद जो है ना ट्राई करेंगे। ठीक है, सी इन में पहले यू करते हैं फिर सी इन, क्योंकि अभी एरर दे नहीं रहा और मुझे भी समझ नहीं आ रही कि लॉजिकल मिस्टेक क्या आ रही है। स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी आपके सामने यस सर, आ रही है। मैं देता हूँ 34 और दूसरा देता हूँ 23 और रिजल्ट आपके सामने आ गया है 7। ठीक है जी, 34 और 23 जो हमने दिए थे उसने हम दोनों को ऐड किया और रिजल्ट को ऐड किया और रिजल्ट को। मसला किस में आ रहा था? मसला जो है वो हमारे पास आ रहा था मेरे भाई कि हम दो डायरेक्ट ले रहे थे ना, वो सी इन का प्रॉब्लम था। यहाँ पे जो हम इकट्ठे दो सी और डी ले रहे थे उसका मसला आ रहा था, तो शायद जो है वो इस तरह से सिंटेक्स नहीं होता, उसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसलिए। सही। चलो बस अब यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं, 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। यस सर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मजीद जो है कुछ और चीजें पढ़ेंगे हम फंक्शंस के बारे में। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन अब क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं। यस सर। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात। ठीक है सर।